तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। सोचिए, एक नौजवान लड़का है, नाम है ली जजंग, मार्शल आर्ट्स का उस्ताद। बिल्कुल, ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट। हाँ, और उसकी जिंदगी मतलब दोस्तों के साथ घूमना, अपने पिता के छोटे से रेस्टोरेंट में हाथ बटाने में, बस यही सब चल रहा है। एकदम आम जिंदगी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक रात एक फूड डिलीवरी से लौटते हुए वो एक ऐसी घटना में उलझ जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल देती है। अच्छा। वो एक पुलिस वाले को एक गुंडे से बचाता है और पहली बार एक बहुत ही अजीब सी चीज देखता है। उस गुंडे के टखने पर बंधी एक काली इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट। और यहीं से ये कहानी एक मामूली एक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। ये सिर्फ एक हीरो के बनने की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की पड़ताल है। एक ऐसा सिस्टम जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लगभग 500 खतरनाक अपराधियों पर नजर रखी जा रही है जो जेल से बाहर है। तो आज हम इसी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी समाज को सच में सुरक्षित बना सकती है या ये बस सुरक्षा का एक भ्रम पैदा करती है। तो उस रात की बहादुरी के बाद ली को अवार्ड मिलता है और फिर उसे पार्क नाम का एक पुलिस ऑफिसर मिलता है। हाँ? वो ली को एक खास टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। और जब मैंने पहली बार इस टीम के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कोई हाईटेक जासूसी वाला काम होगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन ये कोई आम पुलिस डिपार्टमेंट नहीं था, ना वर्दी ना वारंट की जरूरत। हाँ, कुछ नहीं। इनका काम था बस उन 500 अपराधियों पर नजर रखना जिनके पैरों में वो जीपीएस एंकल बैंड बंधा था। और उनका जो मेन काम था वो सुनकर तो मतलब और भी हैरानी होती है। क्या? उनका सबसे बड़ा काम ये देखना था कि अपराधियों के एंकल बैंड की बैटरी 30% से कम ना हो। बस? हाँ, अगर बैटरी कम होती तो उन्हें फोन करके चार्ज करने को कहना होता था। मतलब ये एक तरह से हाई रिस्क अपराधियों के लिए एक कस्टमर केयर सर्विस जैसा था। बिल्कुल। और शुरुआत में ली को भी ये काम बहुत बोरिंग लगता है। उसे लगता है ये क्या काम है, बस फोन पर बैटरी चार्ज करने के लिए कहना। जाहिर है। लेकिन उसे जल्दी ही अपना पहला केस मिलता है। एक अपराधी जो रेप के मामले में जेल गया था, उसके बैंड की बैटरी कम हो जाती है और वो फोन काट देता है। ओह। यहीं से ली को समझ आता है कि ये काम स्क्रीन पर नंबर देखने जितना सीधा नहीं है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग का एक मॉडल है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग? हाँ, मतलब अपराध होने का इंतजार करने के बजाय आप उन लोगों पर पहले से नजर रख रहे हैं जिनके दोबारा अपराध करने की आशंका ज्यादा है। लेकिन कहानी का असली मुद्दा ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी काम करती है या नहीं, बल्कि ये है कि टेक्नोलॉजी इंसानी मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करती है। वो बैंड सिर्फ एक जीपीएस ट्रैकर नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बोझ है। और ये बोझ ली को अपने अगले केस में साफ साफ दिखाई देता है। ली और पार्क उस पहले अपराधी को पकड़ने उसकी लोकेशन पर पहुंचते हैं। ली अपनी मार्शल आर्ट्स वाली नजर से समझ जाता है कि अपराधी बिना सलाखों वाली खिड़की से भागेगा और वो उसे पकड़ लेता है। अच्छा। हाँ, और उसे इस काम में पहली बार रोमांच महसूस होता है। लेकिन उसे एक बड़ा सबक भी मिलता है जो वो एक और अपराधी को पकड़ते हैं जो पार्क में बच्चों को घूर रहा था। ली गुस्से में उसे पीटना चाहता है पर पार्क उसे रोक देता है। वो समझाता है कि वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, वरना उनमें और अपराधी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये ली के लिए एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। वो समझ रहा था कि उसकी लड़ने की काबिलियत को अब अनुशासन के दायरे में रहकर इस्तेमाल करना है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक हत्यारा अपना एंकल बैंड काटकर फेंक देता है। हाँ, वो आदमी 15 साल बाद जेल से छूटा था। ली अपने दोस्तों के ड्रोन की मदद से उसे ढूंढ निकालता है, लेकिन वो आदमी चाकू से खुद को मारने की धमकी देने लगता है। ओह। ली के हाथ पैर भूल लाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। तब पार्क उसे फोन पर गाइड करता है। और ये घटना ली के किरदार के विकास में एक मील का पत्थर है। वो एक फाइटर से एक ऐसे ऑफिसर में बदल रहा है जो मनोविज्ञान को समझता है। पार्क उसे बताता है कि क्या बोलना है और ली वही बातें दोहराता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि हिम्मत मत हारो, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो और जल्दी ये बैंड हटा दिया जाएगा। और उसकी बातें काम कर जाती हैं। उस अपराधी की बात मतलब दिल को छू जाती है। वो कहता है, जब भी कोई मेरे पैर में वो एंकल बैंड देखता था तो मेरा मजाक उड़ाता था। और यही इस सिस्टम का सामाजिक पहलू है। ये सिर्फ एक ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है, बल्कि समाज में कलंक का एक चलता फिरता प्रतीक है। असल दुनिया में इसे डिजिटल स्कारलेट लेटर भी कहते हैं, जहां टेक्नोलॉजी किसी इंसान के सुधरने के रास्ते में ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। समाज उसे कभी उसकी गलती भूलना ही नहीं देता। बिल्कुल। और फिर कहानी में असली विलन की एंट्री होती है। डुंगू, एक ऐसा खतरनाक अपराधी जिस पर
12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ गलत काम करने के 15 केस थे। 15 केस? हाँ। उसकी रिहाई की खबर से पूरे शहर में गुस्सा था। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। पार्क की टीम को डोंगू पर 24 घंटे नजर रखने की जिम्मेदारी मिलती है। और डोंगू जैसे अपराधी ही इस तरह के सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। वो जेल से बाहर आता है और अपने पुराने साथी रजर से मिलता है, और वो दोनों एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाते हैं। डार्क वेब पर बच्चों के वीडियो बनाकर बेचने का। हाँ। यहाँ पर डार्क वेब का जिक्र है। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि डार्क वेब इंटरनेट का वो छिपा हुआ हिस्सा है जहां आपकी पहचान गुप्त रहती है और जहां ज्यादातर गैर कानूनी काम होते हैं। यहां तक पहुंचना आम सर्च इंजन से मुमकिन नहीं होता। अच्छा। डोंगू का ये प्लान दिखाता है कि वो कितना शातिर है। वो एक ऐसी जगह अपराध करने की सोच रहा था जहां पुलिस की टेक्नोलॉजी और निगरानी आसानी से नहीं पहुंच सकती। ली डोंगू का पीछा करता है। वो देखता है कि डोंगू एक बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है और फिर एक काली गाड़ी में बैठता है। वो अंदर तो कुछ नहीं देख पाता, लेकिन गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। डोंगू जानता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वो पुलिस को चकमा देने के लिए नूडल्स खाने का नाटक करता है। वो सिस्टम से 2 कदम आगे चल रहा था। बिल्कुल। यहाँ कहानी का स्तर ही बदल जाता है। अब मामला सिर्फ एंकल बैंड की बैटरी का नहीं रहा। उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो न सिर्फ क्रूर है, बल्कि सिस्टम की कमियों को भी अच्छी तरह समझता है। हाँ। डोंगू का पुलिस को यूं चकमा देना ये दिखाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, इंसानी चालाकी और बुराई हमेशा उसका तोड़ निकालने की कोशिश करेगी। और अब अपराधी एक एक जानलेवा जाल बिछाते हैं। ये बहुत ही सोचा समझा प्लान था। एक तरफ डोंगू के लोग एक 10 साल की बच्ची को किडनैप कर लेते हैं और दूसरी तरफ गैंग के लोग पार्क और उसके साथी वेनिस को। वेनिस मतलब वही पुलिस वाला जिसे ली ने कहानी की शुरुआत में बचाया था। हाँ, वही। उसे और पार्क को एक झूठी टिप देकर जाल में फंसाते हैं। ये एक क्लासिक डाइवर्जन टैक्टिक थी। उन्होंने पुलिस टीम को अलग-अलग जगहों पर उलझा दिया। बिल्कुल। ठीक उसी वक्त डोंगू का साथी राजर अपने गुंडों के साथ ली को भी एक अलग जगह पर घेर लेता है। ली अकेला ही उन सब से लड़ता है और अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के दम पर उन्हें हरा देता है। लेकिन पार्क और वेनिस वो बुरी तरह फंस जाते हैं। हाँ, वो बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उस लड़ाई में पार्क की गर्दन पर बहुत गंभीर चोट आती है और वेनिस की मौत हो जाती है। ये कहानी का वो पल है जहां सब कुछ बिखर जाता है। ये सिस्टम की पूरी तरह से नाकामी है। निगरानी, ट्रैकिंग, प्रोएक्टिव पुलिसिंग, सब कुछ धरा का धरा रह गया। ये सिस्टम इसी तरह के अपराध को रोकने के लिए बनाया गया था, पर ये लोकेशन तो ट्रैक कर सकता था, लेकिन इरादे नहीं पढ़ सकता था। ये उस कोऑर्डिनेटेड हमले को नहीं भांप पाया। ये वो पल था जहां टेक्नोलॉजी से मिला सुरक्षा का भ्रम टूट के चकनाचूर हो गया। और उधर ली उन गुंडों को हराने के बाद डोंगू का पीछा करते हुए उसी बेसमेंट में पहुंचता है। उसे बच्ची के चीखने की आवाज आती है। ओके। वो खिड़की तोड़कर अंदर कूदता है जहां डोंगू और रेजर दोनों थे। ली उन दोनों से अकेले भिड़ जाता है। वो खुद बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह बच्ची को बचा लेता है। पुलिस का सायरन सुनकर डोंगू और रेजर वहां से भाग निकलते हैं। नहीं था, ये जानलेवा अपराधियों से सीधी टक्कर लेना था। वेनिस की मौत ने इस कहानी को एक नौकरी से एक निजी जंग में बदल दिया। अस्पताल में जब ली को वेनिस की मौत और पार्क की गंभीर हालत का पता चलता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने नौकरी न की होती तो शायद वेनिस जिंदा होता। तभी उस बचाई गई बच्ची की मां आकर उसे एक थैंक यू नोट देती है। उसमें लिखा था कि बच्ची अभी भी सदमे में है, लेकिन जब भी उसकी मां ली की बहादुरी के बारे में बताती है तो उसे हिम्मत मिलती है। वो नोट पढ़कर ली फैसला करता है कि अब वो डोंगू को खुद पकड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक चौराहा है। सिस्टम न्याय देने में फेल हो चुका था और अब ली को न्याय और कानून के बीच में से किसी एक को चुनना था। हाँ। मामला अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था, लेकिन ली सिस्टम के बाहर जाकर काम करने का फैसला करता है। कहानी एक बहुत ही क्या कहते हैं असहज करने वाला सवाल पूछती है। जब व्यवस्था नाकाम हो जाती है तो क्या एक व्यक्ति का कानून अपने हाथ में लेना सही है? ली अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी अलग जांच शुरू करता है। अच्छा। उसे वो काली गाड़ी का नंबर याद था। अच्छा, जो उसने पहले नोट किया था। हाँ, उस नंबर से वो एक अपराधी के घर का पता लगाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब वो उसके कंप्यूटर में बच्चों के वीडियोस देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है।
ली गुस्से में उसकी आंखों में ट्रिमर मार देता है और उसे मारकर डोंगू का पता उगलवा लेता है। उसने साफ तौर पर एक लाइन क्रॉस कर दी थी। बिल्कुल, और उसके पिता उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ली उनसे कहता है अगर हम भी सिर्फ अपना अपना सोचकर जीने लगे तो ऐसे ही क्राइम बढ़ता रहेगा। यहाँ ली का किरदार एक सिस्टम के कर्मचारी से न्याय के लिए लड़ने वाले एक योद्धा में बदल जाता है। वो उस सवाल का जवाब अपने एक्शन से दे रहा था कि उसके लिए न्याय कानून से ऊपर है। अब ली और उसके दोस्त अपने आखिरी मिशन पर निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि डोंगू अपने साथी रजर और बहुत सारे गुंडों के साथ एक होटल में छिपा है। ओके। ली अपने दोस्तों को बाहर ड्रोन ऑपरेट करने के लिए छोड़कर अकेला ही उन सबसे भिड़ने चला जाता है। और यहाँ पर तकनीक, हिम्मत और दोस्ती का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। ली की मार्शल आर्ट्स की स्किल, दोस्तों की ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसकी मजबूत नैतिक प्रेरणा, इन तीनों ने मिलकर उसे जीत दिलाई। सही बात है। और ये दिलचस्प है कि जिस निगरानी तकनीक पर सरकार का सिस्टम फेल हो गया था, उसी ड्रोन जैसी तकनीक को जब दोस्तों ने एक निजी मिशन के लिए इस्तेमाल की तो वो ज्यादा कारगर साबित हुई। हाँ, क्योंकि वो एक्टिव थी। ड्रोन उसे रियल टाइम में बता रहे थे कि कौन कहां से आ रहा है। ली के सर पर खून सवार था। वो एक एक करके सबको बुरी तरह पीटता है। इस अफरा तफरी में डोंगू भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त ड्रोन से उसका पीछा करते रहते हैं और ली को उसकी लोकेशन बताते रहते हैं। आखिर में ली उसे छत पर पकड़ लेता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। डोंगू भी बहुत खतरनाक फाइटर था। हाँ, एक पल को तो ऐसा लगता है कि डोंगू जीत जाएगा। उसने ली को लगभग हरा ही दिया था। लेकिन तभी दोस्त ड्रोन को सीधे डोंगू से टकरा देते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है। और उसी पल ली को उस छोटी बच्ची का चेहरा याद आता है और उसमें फिर से हिम्मत आ जाती है। और इस बार जब वो उठता है तो वो डोंगू को मार मार के अधमरा कर देता है, फिर उसे हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले जाता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी न्याय के लिए सिर्फ सिस्टम पर निर्भर रहना काफी नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत साहस और सामूहिक प्रयास की भी जरूरत पड़ती है। ली और उसके दोस्तों ने वो कर दिखाया जो पूरा सिस्टम नहीं कर पाया था। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक टूल की तरह किया, न कि एक बैसाखी की तरह। बिल्कुल। कहानी के अंत में ली को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। उस सम्मान समारोह में वो बच्ची भी आती है जिसे ली ने बचाया था। अच्छा। अब वो सदमे से बाहर आ चुकी है और उसके चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान है। उसे देखकर ली समझ जाता है कि यही वो काम है जो उसे जिंदगी भर करना है। किसी और चीज से उसे वो खुशी और मकसद नहीं मिल सकता था। तो ये कहानी एक आधुनिक तकनीकी समाधान से शुरू होती है, लेकिन फिर भी एक बड़ी ट्रेजेडी को नहीं रोक पाती और अंत में न्याय पाने के लिए एक इंसान को व्यवस्था से बाहर जाके लड़ना पड़ता है। ये कहानी एक बहुत जरूरी विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। निगरानी और टेक्नोलॉजी के इस युग में क्या असली न्याय कभी-कभी सिस्टम की सीमाओं के बाहर ही